नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर में। दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज हम लोग 21 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे 20 नवंबर के, और उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट में आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में दोस्तों 20 नवंबर के, जैसे कि करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा था कि जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो वो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? वो थी गोवा की पूर्व राज्यपाल। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया गया है, तो कुल 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है, अस्थायी रूप से। अगला जो है, जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं ऋचा चड्ढा। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, वो है गोवा। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया गया, तो वो है जापान। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है, तो वो है पाकिस्तान। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है, वो है भारत। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिस 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया, तो वो किसने किया? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को जगह दी गई, तो कुल 4 भारतीय शहरों को जगह दी गई। तो ये था दोस्तों 20 नवंबर का क्विक रिवीजन, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। आइए अब हम लोग देखते हैं 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है दोस्तों? तो वो ली है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने दोस्तों प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है बिहार के 17वीं विधानसभा के। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। उन्होंने दोस्तों पटना के राजभवन में नए पद की शपथ दिलाई है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर वे होते हैं कि जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाएंगे, और जब नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो फिर ये अपना एक जो है वो अस्थाई स्पीकर फिर ये क्या कर लेंगे? चुनाव कर लेंगे अपनी ही पार्टी का। तो ये होते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर खास करके आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से ही किसी सदस्य को स्पीकर के लिए चुना जाता है, तो ये लोग अपना स्पीकर फिर चुन लेंगे। तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? तो जीतन राम मांझी ने ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। इनका जो है जन्मदिन भी पड़ता है 19 नवंबर को। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1966 से कब तक थी ये? तो ये थी 1966 से 1977 तक, और फिर 80 से लेकर के ये 84 तक जो है ये प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। जब तक वे प्रधानमंत्री थी तब तक देश की सेवा करती रही। वे एक निडर नेता भी थी और कई सारे फैसले लिए हैं, जिससे कि भारत को कई फायदे हुआ है। भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप लोगों ने देखा होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण, ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो वो भी इन्होंने ही किया था। और जो पहले जो पूर्व राजा थे उनको कुछ पेंशन मिलता था, तो पूर्व राजाओं के पेंशन को भी इन्होंने ही समाप्त किया था। तो कुछ अच्छे अच्छे काम जो है इंदिरा गांधी ने भी किया था। अगली देखते हैं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो अगेन दोस्तों कब मनाई जाती है? ये 19 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को मनाई जाती है। बाकी चीज़ें आपको पीछे बता दी गई हैं। निम्नलिखित जो वैक्सीन निर्माता हैं दोस्तों, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 जो वैक्सीन है वो 95% प्रभावी है? तो वो है दोस्तों फाइजर वैक्सीन निर्माताओं ने ये दावा किया है कि इनकी जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो 95% जो है वो क्या है? प्रभावी है। तो ये एक अमेरिकी दवा कंपनी है फाइजर, अमेरिकी एक दवा कंपनी है फाइजर। और इसके जो जर्मन सहयोगी हैं बायोएनटेक ने 18 नवंबर को इस बात की पुष्टि की है कि अपने कोविड-19 चरण के जो तीसरा परीक्षण है वो इसने क्या कर लिया है? सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इस वायरस के जो कोरोना वायरस के मरीज हैं इस पर अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का BNT16B2B कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी पाया गया है। तो इसने दोस्तों अमेरिका सहित कुल और जो देश हैं करीब उन पर 44,000 लोगों पर इसने परीक्षण किया है और जो परिणाम रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो फाइजर एक अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी है जिन्होंने यह दावा किया है कि कोविड-19 जो उनकी वैक्सीन है वो 25% तक प्रभावी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों दिल्ली में दोस्तों इस समय हम लोग जानते हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहले ये जो जुर्माना था वो 500 रुपये था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी ने इस 500 रुपये को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 2000 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया है? इसको बढ़ा करके 2000 कर दिया गया है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो 2000 रुपये तक जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आज का, किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है दोस्तों? तो वो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों अस्थायी तौर पर पाकिस्तान सहित दोस्तों और प्लस 11 देश हैं, इन पर जो आगंतुक हैं आते हैं वहाँ पर और इनको वीज़ा मिलता है जिसे कि हम वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं, उस पर जो है दोस्तों इसने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान में इसमें कोरोना के जो मामले हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो यूएई सरकार ने नए वीज़ा नियम के तहत पाकिस्तान के अलावा दोस्तों कई सारे देश हैं 11 और, जैसे कि इसमें से टर्की हो गया, ईरान हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सोमालिया हो गया, लीबिया हो गया, केन्या हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो इन पर भी लागू कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो वो प्राप्त हुआ है बोइंग से। ठीक है, 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो बोइंग विमान का नाम भी है और बोइंग कंपनी भी है जो बनाती है। तो ये कब प्राप्त हुआ है? तो 18 नवंबर 2020 को प्राप्त हुआ है गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर। कहाँ पर ये है? तो गोवा में दोस्तों जो नौसैनिक बेस है यहाँ पर ये जो है तैनात होगा नौसैनिक बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया गया है। इससे भारत की जो पनडुब्बी रोधी क्षमता है उसमें क्या होगी दोस्तों? उसमें वृद्धि होगी
और इससे जो निगरानी विमान की लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, फतह रोधी युद्ध के साथ साथ जो खुफिया वाले हैं और निगरानी वाले हैं और तोही वाले हैं, इनके लिए खास तौर पर ये बनाया गया है। तो जो भारतीय सेना थी, तो भारतीय सेना ने वर्ष जो 2017 में डोकलाम वाला मामला था, डोकलाम वाला मामला, उस मामले में उस युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। इस नए जो P-8I विमान है, उनको दुश्मन देश के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी नई तकनीकों और हथियारों को इसे लैस भी किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? दोस्तों, हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है, तो वो है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी न्यायालय, जिसे कि हम ATC बोलते हैं, पाकिस्तान रोधी न्यायालय, उसने 19 नवंबर 2020 को JUD चीफ और 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसको जो है आतंकी फंडिंग, मेन मामला क्या था? आतंकी फंडिंग। तो आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी पाते हुए दोस्तों उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कितने? 10 साल की सज़ा सुनाई है। तो पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के 2 मामलों में हाफिज सईद को फरवरी में 11 साल की सज़ा सुनाई थी। इस समय वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल में जो है वो दोस्तों बंद भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले को केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो किसके लिए किया है दोस्तों? CBI क्षेत्राधिकार के मामले में। किस मामले में? CBI क्षेत्राधिकार के मामले में। पहले क्या होता था दोस्तों कि ये जो CBI थी वो किसी राज्य में भी जा करके अपनी जांच कर सकती थी बिना उस राज्य की सहमति के, लेकिन अब जिस राज्य में मामला होगा उस राज्य की सहमति अब अनिवार्य कर दी गई है। तो जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर की पीठ ने CBI के कामकाज को नियंत्रित करने, ठीक है, इनके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए और DSA दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 और 6, किसके तहत? धारा 5 और 6। तो जो CBI की स्थापना हुई थी, हम जानते हैं कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ही किया गया था। तो उसमें धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में DSPE सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति है, लेकिन जब तक वहां की जो संबंधित राज्य है इसकी अनुमति ना दे, तब तक उस राज्य के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो जाए और उस राज्य में काम करे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि संबंध राज्य की सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा अगर CBI जांच करानी है तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा क्या था कि लीलावती पुरस्कार 2020 की एक पहल है। तो इनमें से किसकी एक पहल है दोस्तों? तो वो एक पहल थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की एक जो है वो पहल है। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, तो जिन जिन लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है उनको कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए और आंसर देने के लिए दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के उपचार में AICTE से जो संबद्ध संस्थान हैं उनके प्रयासों को पहचानना और इसका प्रस्तुतिकरण महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित होगा। FICTE के बारे में अगर देखें तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में उच्च शिक्षा विभाग के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की ये परिषद है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए है कि सरकार को विवाद से विश्वास
सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत दोस्तों कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है। विवाद से विश्वास अभी एक कर स्कीम शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, तो इस स्कीम के तहत दोस्तों कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है सरकार को, तो इसका आंसर दोस्तों देना है आपको। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी और हम आपके आंसर की रिप्लाई जरूर करते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और कमेंट करके आंसर दें और कुछ मनोबल हमारा भी बढ़ाते रहें। तो हमारे चैनल को दोस्तों अब यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी हमारे चैनल के पेज को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जो हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर आप लोग जो है लाइक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। यहाँ पर डेली के पीडीएफ और बुक्स वगैरह और भी कुछ जो मटेरियल होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स यहीं पर, कल पुनः मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।